My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में। प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, जो पिछली कक्षा थी, जो पिछला वीडियो आप सभी लोगों के पास पड़ा हुआ है, प्रिय विद्यार्थियों, जो पिछली कक्षा थी, पिछली कक्षा में हम सभी लोगों ने एजुकेशनल साइकोलॉजी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को स्टार्ट किया था, एक महत्वपूर्ण यूनिट को स्टार्ट किया था जिसका नाम है इंटेलिजेंस या बुद्धि। तो प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हम सभी लोगों ने मीनिंग, कंसेप्ट, नेचर एंड डेफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस या बुद्धि के अर्थ, संप्रत्यय, स्वरूप, प्रकृति तथा परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करना प्रारंभ किया था। प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों और प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, हम सभी लोगों ने मीनिंग, कंसेप्ट, नेचर एंड डेफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि बुद्धि या इंटेलिजेंस क्या होता है। इसको हम लोग सामान्य शब्दों में या सामान्य भाषा में सामान्य व्यक्ति जो है इसके बारे में क्या समझता है। उसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि 1923 में बोरिंग साहब ने जो है एक फॉर्मल डिफिनीशन जो है इंटेलिजेंस का दिया था। उसके बाद जो है हम लोगों ने देखा था प्रिय विद्यार्थियों कि फ्रीमैन ने जितनी भी उस समय की बुद्धि की जितनी भी परिभाषाएं थी, जितनी भी डिफिनीशंस थी, उन सभी परिभाषाओं को फ्रीमैन के द्वारा उसको जो है 3 वर्गों में, 3 कैटेगरी में विभाजित कर दिया गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो 3 कैटेगरी में फ्रीमैन जी के द्वारा सभी परिभाषाओं को विभाजित किया गया था, उन 3 कैटेगरी में पहला कैटेगरी था प्रिय विद्यार्थियों इंटेलिजेंस एज एन एबिलिटी टू एडजस्ट या समायोजन की योग्यता के रूप में बुद्धि। तो इसके बारे में हम लोगों ने देखा था प्रिय विद्यार्थियों, और इसके अंतर्गत हम सभी लोगों ने स्टर्न जी की डिफिनीशन, मन जी की डिफिनीशन और कॉल्विन जी की डिफिनीशन, पिंटर जी की डिफिनीशन और बर्ट जी की डिफिनीशन के बारे में पिछली कक्षा में चर्चा किया था। इसके उपरांत प्रिय विद्यार्थियों हम लोगों ने क्रूज जी की भी डिफिनीशन को देखा था, और अंत में हम लोगों ने इंटेलिजेंस के बारे में या बुद्धि के बारे में जितनी भी परिभाषाएं थी उन सभी परिभाषाओं को इंटेलिजेंस एज एन एबिलिटी टू एडजस्ट या समायोजन करने की क्षमता के रूप में उसको हम लोगों ने कंक्लूड किया था। उसके उपरांत प्रिय विद्यार्थियों जो सेकंड कैटेगरी थी, जो द्वितीय वर्ग था फ्रीमैन के अकॉर्डिंग, वो था इंटेलिजेंस एज एन एबिलिटी टू लर्न, अर्थात सीखने की योग्यता के रूप में बुद्धि। तो प्रिय विद्यार्थियों, सीखने की योग्यता के रूप में बुद्धि या इंटेलिजेंस एज एन एबिलिटी टू लर्न के अंतर्गत हम सभी लोगों ने बकिंघम की डिफिनीशन को देखा था, एबिंघॉस की डिफिनीशन को देखा था, डियरबर्न की डिफिनीशन को देखा था, और अंत में हम सभी लोगों ने उसको कंक्लूड किया था कि कोई व्यक्ति जो है जितनी आसानी से, जितनी जल्दी से किसी भी कंसेप्ट को सीख लेता है उसे हम उतना ही अधिक बुद्धिमान कहते हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, इसके उपरांत हम सभी लोगों ने जो थर्ड कैटेगरी था, जो तीसरा वर्ग था प्रिय विद्यार्थियों, वो तीसरा वर्ग क्या था फ्रीमैन का, उन्होंने कहा था इंटेलिजेंस एज एन एबिलिटी टू थिंक अब्स्ट्रैक्टली, अर्थात अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में बुद्धि। इस कैटेगरी के अंतर्गत भी कई परिभाषाएं थी प्रिय विद्यार्थियों, और उन परिभाषाओं में से हम लोगों ने कुछ प्रमुख परिभाषाओं के बारे में चर्चा किया था, जिसमें सर्वप्रथम हम सभी लोगों ने बीने जी की डिफिनीशन को देखा था। उसके बाद हम सभी लोगों ने टर्मन जी की डिफिनीशन को देखा था, स्टर्न जी की डिफिनीशन को देखा था, और प्रिय विद्यार्थियों उसके बाद हम लोगों ने यह देखा था कि इस डिफिनीशन के अनुसार जो व्यक्ति जितना ही अधिक अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाता है, जितना अधिक अमूर्त चिंतन करने की योग्यता जिस व्यक्ति के अंदर होती है, उस व्यक्ति को हम सभी लोग उतना ही अधिक बुद्धिमान कहते हैं या उतना ही अधिक इंटेलिजेंट कहते हैं। फिर प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, आप सभी लोगों को याद होगा कि पिछली कक्षा में हम सभी लोगों ने ये जितने 3 वर्गों की परिभाषाएं थी प्रिय विद्यार्थियों, इन परिभाषाओं की जो 3 कैटेगरी थी, इन सभी परिभाषाओं या इन सभी वर्गों की जो डिफिनीशंस थे उन सब में हम लोगों ने एक कॉमन डिफेक्ट्स देखा था प्रिय विद्यार्थियों, एक सामान्य दोष देखा था। और वो सामान्य दोष क्या था कि प्रत्येक वर्ग की जो परिभाषाएं हैं प्रिय विद्यार्थियों, वे सभी परिभाषाएं जो है सिर्फ और सिर्फ किसी एक पक्ष या किसी एक योग्यता को आधार मानकर बुद्धि को परिभाषित करती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो 3 श्रेणियां रही परिभाषाओं की, इन तीनों श्रेणियों की परिभाषाओं
में एक महत्वपूर्ण कमी यह थी कि ये जो है किसी न किसी एक पहलू को, सिर्फ एक पहलू या एक पक्ष को लेकर के बुद्धि को परिभाषित करने का प्रयास कर रहे थे। और जबकि प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में चर्चा किया था कि बुद्धि को किसी एक पक्ष के रूप में, किसी एक वर्ग के रूप में या किसी एक बेस के रूप में एक आधार को मान करके परिभाषित करना असंभव है। बल्कि क्या है, जो बुद्धि है, बुद्ध अपने आप में ही बहुत व्यापक है, इंटेलिजेंस अपने आप में ही बहुत व्यापक है। और जब इन सभी जितने भी आधार हैं, जितने भी परिभाषाएं हैं, इन सभी परिभाषाओं को जोड़ दिया जाएगा, तब जाकर के हम सभी लोग बुद्धि को कहीं ना कहीं परिभाषित करने में थोड़ा बहुत सफल हो पाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने जो कहा था कि जब बुद्धि की सभी परिभाषाओं या इन तीनों श्रेणियों की परिभाषाओं को जोड़ करके एक नई परिभाषा बनाने का प्रयास किया जाएगा, तो ऐसी परिभाषा को हम लोग कहेंगे कॉम्प्रिहेंसिव डिफिनीशन ऑफ इंटेलिजेंस। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम सभी लोग उसी कॉम्प्रिहेंसिव डिफिनीशन ऑफ इंटेलिजेंस या जो बुद्धि की व्यापक परिभाषा है, इस परिभाषा के बारे में आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों। और आज की क्लास में कॉम्प्रिहेंसिव डिफिनीशन ऑफ इंटेलिजेंस या बुद्धि की व्यापक परिभाषा के अंतर्गत हम सभी लोग डेविड वेसलर जी की परिभाषा, जी.डी. स्टोडर्ट जी की परिभाषा, रॉबिन्सन एंड रॉबिन्सन जी की परिभाषा, दंडपानी जी ने क्या कहा है, वर्नन जी ने क्या कहा है और हेब जी ने क्या कहा है, इसके बारे में आज की क्लास में हम सभी लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की कक्षा को स्टार्ट किया जाए। आज की कक्षा को स्टार्ट करने के पूर्व आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों में से, प्रिय साथियों में से अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जितने भी एजुकेशनल वीडियोज आपके कोर्स से रिलेटेड हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, उसको आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार प्लेलिस्ट में जा करके उसको सर्च करके आसानी से देख पाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, आप देखिए सब्सक्राइब के बगल में एक घंटी का आकार बना है, एक बेल का आइकन बना है। यदि वह लाल है, रेड है, तो उसको प्रेस कर दीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ विकल्प आएंगे, ऑप्शंस आएंगे, और उन ऑप्शंस में से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। इससे यह होगा कि जितने भी नए वीडियोज आपके कोर्स से रिलेटेड आएंगे, उन सभी वीडियोज की सूचना, इंफॉर्मेशंस, नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने सहपाठियों के साथ, मित्रों के साथ, जो भी आपके शुभचिंतक हैं, उन सभी लोगों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और उनका भी स्टडी, उनका भी अध्ययन कार्य, उनकी भी तैयारी आगे बढ़ सके। और प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है, कोई प्रश्न है या कोई समस्या है, तो उसको आप हम तक कमेंट्स के माध्यम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव आएंगे, उन सुझावों पर अनुपालन करने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, और साथ ही साथ आप कमेंट्स भी करिए। और जिन प्यारे भाई और बहनों ने, प्रिय विद्यार्थियों ने और प्रिय साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। आज की कक्षा को हम सभी लोग स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों। तो आज की क्लास में हम सभी लोग देखेंगे कि
कॉम्प्रिहेंसिव डिफिनीशन ऑफ इंटेलिजेंस या बुद्धि की व्यापक परिभाषा। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, बुद्धि की जितनी भी परिभाषाओं के बारे में, जितनी भी डिफिनीशंस के बारे में हम सभी लोगों ने पूर्व की कक्षा में, पिछली कक्षा में पढ़ा था प्रिय विद्यार्थियों, उन सभी डिफिनीशंस में हम लोगों ने देखा कि एक कॉमन डिफेक्ट्स था, एक सामान्य कमी थी सभी परिभाषाओं में। और सामान्य कमी क्या थी प्रिय विद्यार्थियों? वे सामान्य कमी यह थी कि सभी जितनी भी परिभाषाएं थी, सभी परिभाषाओं में जो है किसी न किसी एक पक्ष को लेकर के, किसी न किसी एक आधार को लेकर के उसको परिभाषित करने का प्रयास किया गया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से बुद्धि की परिभाषाओं को जो फ्रीमैन ने वर्गीकरण दिया था, बुद्धि की परिभाषाओं के फ्रीमैन के वर्गीकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि बुद्धि की परिभाषाओं के तीनों वर्गों में मुख्य अंतर दृष्टिकोण का है। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है कि फ्रीमैन ने जो क्लासिफिकेशन किया था डिफिनीशंस का, जो भी डिफिनीशंस थी इंटेलिजेंस की, बुद्धि की, उन सभी परिभाषाओं का जो उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था, वर्गीकरण किया था, यदि उसकी एनालिसिस की जाए, उसका ऑब्जर्वेशन किया जाए, तो देखा जाता है कि जो तीनों कैटेगरी की परिभाषाएं थी प्रिय विद्यार्थियों, उन तीनों कैटेगरी की परिभाषाओं में मुख्य अंतर दृष्टिकोण का रहा। अर्थात जो व्यू रहा, जो दृष्टिकोण रहा, उस दृष्टिकोण का ही अंतर तीनों कैटेगरी की, तीनों वर्गों की परिभाषाओं में रहा। किसी ने जो है बुद्धि को समायोजन करने की क्षमता, समायोजन करने की योग्यता के रूप में देखा, तो उस हिसाब से उसको परिभाषित करने का प्रयास किया। किसी ने उसको जो है सीखने की योग्यता है, सीखने की क्षमता के रूप में बुद्धि को देखना चाहा, तो उस हिसाब से उसको परिभाषित किया। और कोई व्यक्ति जो है उसको जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या अमूर्त चिंतन करने की रूप में उसको देखता है, बुद्धि को देखता है, तो उस हिसाब से मनोवैज्ञानिकों ने उसको परिभाषित करने का प्रयास किया। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों ये देखा जाए तो जो तीनों वर्ग की परिभाषा रहे, तीनों वर्ग की परिभाषाओं में सिर्फ और सिर्फ क्या अंतर रहा? मुख्य अंतर दृष्टिकोण का रहा, व्यूज का रहा, पॉइंट ऑफ व्यू का रहा, क्योंकि तीनों ही बुद्धि को, इंटेलिजेंस को परिभाषित करने का प्रयास कर रही हैं, परंतु तीनों अपने अलग अलग दृष्टिकोण से बुद्धि को परिभाषित करने का प्रयास करती हैं। परंतु प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, हम लोगों ने पिछली कक्षा में भी यह चर्चा किया था कि जो इंटेलिजेंस है, जो बुद्धि है, वो इस तरह से तीन वर्गों में या तीन कैटेगरी में या तीन दृष्टिकोण में विभाजित नहीं हो सकता है, बल्कि क्या हो सकता है, ये जो तीनों कैटेगरी हैं, तीनों वर्ग हैं प्रिय विद्यार्थियों, ये तीनों वर्ग या तीनों जो दृष्टिकोण है, ये तीनों व्यूज जो है प्रिय विद्यार्थियों, तीनों व्यूज क्या है, जब इन तीनों व्यूज को आपस में जोड़ दिया जाएगा तभी हम इंटेलिजेंस को या बुद्धि को परिभाषित कर सकेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो ये तीनों व्यूज हैं, वास्तव में तीनों वर्ग आपस में एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, साथियों, आप ध्यान दीजिए कि जो बुद्धि की जो परिभाषा, जो फ्रीमैन के अकॉर्डिंग जो तीनों कैटेगरी थी, ये तीनों कैटेगरीज क्या है, एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, एक दूसरे से बहुत ही घनिष्ठ रूप से इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से बहुत ही अधिक संबंधित हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसलिए संबंधित है क्योंकि तीनों का जो उद्देश्य है वो क्या है, इंटेलिजेंस को, बुद्धि को परिभाषित करना। बस समस्या क्या आ रही कि जो तीनों का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो तीनों का दृष्टिकोण है, जो तीनों का डायमेंशन है, वह सिर्फ और सिर्फ अलग है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने कल की कक्षा में देखा भी था कि जो तीनों वर्ग हैं प्रिय विद्यार्थियों, वो तीनों वर्ग जो क्या हैं, वो किसी न किसी एक डायमेंशन, किसी न किसी एक बीमा या किसी न किसी एक दृष्टिकोण को लेकर के है। जैसे प्रिय विद्यार्थियों, जो तीनों वर्ग की बुद्धि है वो तीन बीमाओं या तीन डायमेंशंस को लेकर के है। जो पहला था प्रिय विद्यार्थियों, दैट वाज एबिलिटी टू एडजस्ट या समायोजन की योग्यता या समायोजन की क्षमता के हिसाब से बुद्धि को परिभाषित करने का प्रयास किया गया। जो दूसरा वर्ग रहा प्रिय विद्यार्थियों, जो सेकंड कैटेगरी रही, उस सेकंड कैटेगरी में एबिलिटी टू लर्न या अधिगम योग्यता या अधिगम क्षमता के रूप में बुद्धि को परिभाषित करने का या बुद्धि को डिफाइन करने का प्रयास किया गया। और इसी तरह प्रिय विद्यार्थियों, जो तीसरी कैटेगरी रही वो जो है एबिलिटी टू थिंक अब्स्ट्रैक्टली या अमूर्त चिंतन की योग्यता या अमूर्त चिंतन की क्षमता को लेकर के बुद्धि को परिभाषित करने का प्रयास करती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो तीनों कैटेगरी रही वो तीन बीमाओं का, तीन डायमेंशंस का प्रतिनिधित्व करती है। जो फर्स्ट डायमेंशन है दैट इज एबिलिटी टू एडजस्ट,
जो सेकंड डायमेंशन है दैट इज एबिलिटी टू लर्न, एंड द थर्ड डायमेंशन वाज एबिलिटी टू थिंक अब्स्ट्रैक्टली। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, जितनी तीनों वर्ग की जो भी परिभाषाएं हैं या जितनी भी परिभाषाएं हैं, कोई भी परिभाषा अपने आप में कंप्लीट नहीं है। तो कंप्लीट कब होगी प्रिय विद्यार्थियों? जब इन तीनों कैटेगरीज की, तीनों वर्ग की परिभाषाओं को आपस में जोड़ दिया जाए, उन सभी लोगों को मिला करके कोई एक परिभाषा बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे, तब जो है बुद्धि की कोई एक परिभाषा निकल के आएगी जिसे हम लोग व्यापक परिभाषा कह सकते हैं। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, तीनों वर्ग की परिभाषाएं एक दूसरे की पूरक हैं तथा प्रत्येक परिभाषा एकाकी ढंग से बुद्धि के केवल एक पक्ष पर बल देती है। और अतः हम कह सकते हैं कि जो व्यापक परिभाषा होगी, व्यापक परिभाषा में उपयुक्त इन तीनों वर्गों की योग्यताओं को सम्मिलित करना होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से प्रत्येक कैटेगरी, प्रत्येक वर्ग की जो परिभाषा है वो सिर्फ एक पक्ष पर, एक डायमेंशन पर, एक दृष्टिकोण पर बल देती है। और यदि हमें बुद्धि को जो है व्यापक रूप से परिभाषित करना है, तो बुद्धि को व्यापक रूप से परिभाषित करने के लिए हम सभी को ये जो तीनों कैटेगरी हैं, इन तीनों वर्ग की परिभाषाओं को एक साथ जोड़ना होगा, उनको सम्मिलित करना होगा। और जब हम तीनों कैटेगरी की परिभाषाओं को, प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, सब एक साथ सम्मिलित करेंगे, एक साथ जोड़ करके उसको परिभाषित करने का प्रयास करेंगे, तभी जो है हम बुद्धि की व्यापक परिभाषा या कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस दे पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इन तीनों वर्ग की जो भी परिभाषाएं हैं, उन सभी परिभाषाओं को जोड़ करके कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को परिभाषित करने का प्रयास किया, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस देने का प्रयास किया है। तो चलिए दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, हम सभी लोग जो है सम कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस या बुद्धि की कुछ व्यापक परिभाषाओं के बारे में चर्चा करते हैं। अब यहां पर आप सभी लोगों के लिए ध्यान देने वाली बात है, प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, यहां पर हम सभी लोग जो है बुद्धि की तीन कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशंस या तीन व्यापक परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे। और इन तीनों व्यापक परिभाषाओं या कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशंस को आप हमेशा अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, अधिकांशतः कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यदि आपका थ्योरेटिकल एग्जाम है और वहां पर डिफाइन इंटेलिजेंस करके प्रश्न आता है, या बुद्धि को परिभाषित करने के लिए प्रश्न आता है, या इंटरव्यू में आपसे यह पूछा जाता है कि आप बुद्धि को परिभाषित करिए, प्लीज यू डिफाइन द इंटेलिजेंस, तो वहां पर प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, जब तक हम इन तीनों में से किसी एक परिभाषा की चर्चा नहीं करते हैं, किसी एक व्यापक परिभाषा को नहीं बताते हैं, तब तक हमारा जो डिफिनीशन होता है वो कंप्लीट नहीं होता है। तो इस तरह से प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आगे हम तीन परिभाषा की चर्चा करेंगे हम सभी लोग, और इन तीनों परिभाषाओं को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। और कोई भी एग्जाम है तो उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस है, इसको आप लोग हमेशा कंठस्थ रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो पहला डिफिनीशन है, व्यापक परिभाषा जो है प्रिय विद्यार्थियों, दैट इज द डिफिनीशन ऑफ वेस्लर 1939 के अनुसार, बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता है। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, यहाँ पर जो बुद्धि को परिभाषित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो सबसे पहले वेस्लर साहब ने 1939 में क्या कहा, बुद्धि को उन्होंने क्या कहा, यह क्या है, एक सामूहिक योग्यता है। ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, इसको इन्होंने सामूहिक योग्यता कहा है, ग्लोबल कैपेसिटी कहा है, एग्रीगेट कैपेसिटी कहा है बुद्धि को। उन्होंने कहा कि बुद्धि जो है किसी व्यक्ति के द्वारा, सबसे पहली बात, उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, अर्थात जब हम उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करें, पर्पसफुली कोई भी एक्ट करें, कार्य करें, पहला हो गया। दूसरा है तार्किक चिंतन करने, अर्थात थिंक रेशनली की बात आती है। और तीसरा है वातावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से क्रिया करने, अर्थात टू डील इफेक्टिवली विथ हिज एनवायरनमेंट। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से
वेस्लर साहब ने बुद्धि को परिभाषित करने का प्रयास किया और उन्होंने क्या कहा कि जो बुद्धि है वो क्या है, यह एक ग्लोबल कैपेसिटी है, सामूहिक योग्यता है और बुद्धि के अंतर्गत जो है कोई एक दृष्टिकोण या कोई एक डायमेंशन या कोई एक पक्ष नहीं है, बल्कि क्या है, उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने की क्षमता, तार्किक चिंतन करने की क्षमता, वातावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से क्रिया करने की सभी क्षमताएं या योग्यताओं का क्या है, वो सामूहिक योग्यता है बुद्धि। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, इस तरह से वेस्लर जी ने व्यापक रूप से एक कॉम्प्रिहेंसिव डिफिनीशन देने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि जो इंटेलिजेंस है या बुद्धि है, बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावशाली या प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता के रूप में उसे हम परिभाषित कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यदि इसी परिभाषा को हम लोग अंग्रेजी में, इंग्लिश में देखने का प्रयास करें तो अकॉर्डिंग टू डेविड वेस्लर 1939, intelligence is the aggregate or global capacity of the individual to act purposefully, to think rationally and to deal effectively with his environment। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस डिफिनीशन को ध्यान से देखा जाए तो इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग वेस्लर साहब ने क्या कहा कि इंटेलिजेंस क्या है, इट इज द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी, अर्थात यह जो योग्यता है, यह जो क्षमता है, यह जो कैपेसिटी है, इसके अंतर्गत कोई एक कैपेसिटी नहीं है, बल्कि यह क्या है, यह ग्लोबल कैपेसिटी है, एग्रीगेट कैपेसिटी है, सामूहिक योग्यता है, अर्थात कई योग्यताओं को मिला करके बुद्धि जो है, बुद्धि का निर्माण होता है। तो विद्यार्थियों, इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल। ध्यान दीजिए, यहां पे कहा जा रहा है टू एक्ट पर्पसफुली। पहला क्या है, टू एक्ट पर्पसफुली या उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने। सेकंड इज टू थिंक रेशनली, अर्थात क्या है, रेशनल ढंग से या फिर जो है तार्किक चिंतन करने, टू थिंक रेशनली। और तीसरा है टू डील इफेक्टिवली विथ हिज इन्वायरमेंट, अर्थात अपने वातावरण के साथ, अपने पर्यावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से डील करने या उसके साथ क्रिया करने की जो सामूहिक योग्यता है, एग्रीगेट या ग्लोबल कैपेसिटी है, उस रूप में हम सभी लोग बुद्धि को परिभाषित कर सकते हैं। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, अकॉर्डिंग टू डेविड वेस्लर 1939, इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, टू थिंक रेशनली एंड टू डील इफेक्टिवली विथ हिज एनवायरनमेंट। प्रिय विद्यार्थियों, यह तो रही बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है वेस्लर जी की, और वेस्लर जी की यह पहली परिभाषा रही। चलिए प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला परिभाषा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, नेक्स्ट डिफिनीशन, एंड इट इज अ सेकंड डिफिनीशन, सेकंड कॉम्प्रिहेंसिव डिफिनीशन ऑफ द इंटेलिजेंस। प्रिय विद्यार्थियों, पहले डिफिनीशन हम लोगों ने वेस्लर जी की देख ली। अगली परिभाषा आपकी स्क्रीन पर आ रही है, दैट इज अकॉर्डिंग टू स्टोडर्ड। स्टोडर्ड के अनुसार, स्टोडर्ड ने 1941 में इसको परिभाषित करने का प्रयास किया बुद्धि को। उन्होंने कहा कि बुद्धि कठिनता, जटिलता, अमूर्तता, मितव्ययिता, लक्ष्य के प्रति अनुकूलनशीलता, सामाजिक मूल्य एवं मौलिकता की उत्पत्ति से युक्त क्रियाओं को करने तथा शक्ति की एकाग्रता तथा संवेगात्मक दबावों का प्रतिरोध करने की आवश्यकता वाली परिस्थितियों में इन क्रियाओं को बनाए रखने की योग्यता है। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से यदि हम सभी लोग स्टोडर्ड जी की परिभाषा का अवलोकन करने का प्रयास करें तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि स्टोडर्ड जी ने भी बुद्धि को जो है कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि बुद्धि क्या है, सबसे पहले उन्होंने बात की कठिनता की बात की। उन्होंने कहा कि कठिनता या डिफिकल्टी, अर्थात कठिन समय में या कठिन कार्यों को करने, कठिन समय में जो है अपने कार्यों को करने या जो भी कठिन कार्य हैं उन कार्यों को करने। अगला है जटिलता, अर्थात जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो वर्क होता है, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट होता है उसको समझने, उसको करने। अमूर्तता, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो हम लोग अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात कर रहे हैं तो उन्होंने अमूर्तता के लिए भी इसमें बुद्धि में जो अमूर्तता को भी जोड़ा। तो कठिनता, जटिलता, अमूर्तता, फिर अगली एक डायमेंशन उन्होंने जोड़ी, दैट इज मितव्ययिता। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, इकोनॉमी, अर्थात इकोनॉमी या मितव्ययिता का भी गुण होना चाहिए। लक्ष्य के प्रति अनुकूलनशीलता, एडाप्टिवनेस टू अ गोल, जो भी हमारा लक्ष्य है, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसके प्रति हम क्या रहे,
अनुकूलन हमारे अंदर हो, उसके प्रति हम समायोजित हो जाएं, उसके हिसाब से कार्य करें। साथ ही साथ सामाजिक मूल्य एवं मौलिकता की उत्पत्ति से युक्त क्रियाओं को करने, अर्थात ऐसे कार्य करने जिसका जो है समाज में महत्व हो, जो सोशली एक्सेप्टेड हो, और साथ ही साथ जो मौलिक वर्क हो, जो ओरिजिनल वर्क हो, उस ओरिजिनल या मौलिक वर्क या मौलिक क्रियाओं को करने, तथा शक्ति की एकाग्रता तथा संवेगात्मक दबावों का प्रतिरोध करने, अर्थात मेंटेन सच एक्टिविटीज अंडर कंडीशन दैट डिमांड ए कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी एंड रेजिस्टेंस टू इमोशनल फोर्सेस, अर्थात हमें अपने संवेगों पे, हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। शक्ति की एकाग्रता अर्थात जो हमारी एनर्जी है उसको हमें बचा कर रखना है, उसका कंसंट्रेशन करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो स्टोडर्ड जी ने परिभाषित करने का प्रयास किया बुद्धि को, उसके अनुसार बुद्धि जो है कोई एक क्षमता या कोई एक योग्यता या एक पक्ष नहीं है, बल्कि हम उस व्यक्ति को बुद्धिमान कहेंगे जिसके अंतर्गत जो है कठिनता, जटिलता, अमूर्तता या मितव्ययिता का गुण हो, अर्थात जो कठिन कार्यों को, कठिन कंसेप्ट को कर सके, कठिन कार्यों को कर सके, जो भी कठिन कंसेप्ट है उसको आसानी से समझ सके, जो भी जटिल कार्य हैं, जटिल कंसेप्ट है, संप्रत्यय है, उसको भी आसानी से कर सके, उसके लिए तैयार रहे। उसके अंदर अमूर्तता की क्षमता हो, अमूर्त थिंकिंग या अमूर्त विचार करने की क्षमता हो, उसके अंदर मितव्ययिता का गुण हो, वह व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति क्या हो, एडाप्टिव हो, अनुकूलनता हो, समायोजनशीलता, अर्थात वह अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहे, उसके अंदर सामाजिक मूल्य हो, वह मौलिक कार्यों को करने की क्षमता रखता हो, अपनी एनर्जी को जो है वो कंसंट्रेट कर सके, और साथ ही साथ अपने संवेगों पर नियंत्रण कर सके। तो ये सारी जितनी भी जो है जितने भी गुण बताए जा रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, इन सभी गुणों का समायोजन, इन सभी गुणों का जो सामंजस्य करने के बाद बुद्धि को हम सभी लोग परिभाषित कर सकते हैं। तो इस तरह से प्यारे भाई बहनों प्रिय विद्यार्थियों, स्टोडर्ड जी ने कहा कि जो बुद्धि है, बुद्धि में बुद्धि कठिनता, जटिलता, अमूर्तता, मितव्ययिता, लक्ष्य के प्रति अनुकूलनशीलता, सामाजिक मूल्य एवं मौलिकता की उत्पत्ति से युक्त क्रियाओं को करने, अर्थात इन सभी गुणों से युक्त कार्यों को, क्रियाओं को करने, और साथ ही साथ अपनी शक्ति की एकाग्रता तथा संवेगात्मक दबावों का प्रतिरोध करने की आवश्यकता वाली परिस्थितियों में इन क्रियाओं को बनाए रखने की योग्यता है। अर्थात जो इंटेलिजेंस है, जो बुद्धि है, वह एक ऐसी योग्यता है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति जो है कठिन कार्य को कर सकता है, जटिल कार्य को कर सकता है, अमूर्त कार्यों को कर सकता है, अमूर्त विचार कर सकता है, उसके अंदर मितव्ययिता का गुण होगा, वह व्यक्ति जो है अपने लक्ष्य के प्रति अनुकूलनशील होगा, लक्ष्य के प्रति जागरूक होगा, उसके अंदर सामाजिक मूल्य होंगे, उसके अंदर जो है मौलिकता का गुण होगा, वह अपने शक्ति पर और अपने संवेगात्मक या इमोशंस पर कंट्रोल रख सकेगा। तो ये सारे गुण जो है, इन सारे गुणों की जो उसका ग्लोबल कैपेसिटी होगा प्रिय विद्यार्थी, इन सारे गुणों को मिला करके जो एक योग्यता बनती है, उस योग्यता को हम सभी लोग क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। यह क्या है, स्टोडर्ड जी के अनुसार। इसी परिभाषा को प्यारे भाई बहनों प्रिय विद्यार्थी यदि अंग्रेजी में देखने का प्रयास किया जाए तो according to G.D. Stoddard 1941, intelligence is the ability to undertake activities that are characterized by difficulty, complexity, abstractness, economy, adaptiveness to a goal, social value, and the emergence of originals, and to maintain such activities under conditions that demand a concentration of energy and resistance to emotional forces। तो प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही व्यापक परिभाषा है G.D. स्टोडर्ड जी को, उन्होंने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से इंटेलिजेंस या बुद्धि को परिभाषित करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अंडरटेक, यहाँ ने कहा कि इंटेलिजेंस या बुद्धि क्या है, एक ऐसी योग्यता है टू अंडरटेक एक्टिविटीज दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय, जिसके द्वारा जो है एक ऐसी योग्यता है जिसके द्वारा हम ऐसे कार्यों को कर सकते हैं जिसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, विशेषताएं उसकी उन कार्यों की है डिफिकल्टी अर्थात कठिनता, कॉम्प्लेक्सिटी अर्थात जटिलता, अब्स्ट्रैक्टनेस अर्थात अमूर्तता, इकोनॉमी अर्थात
मितव्ययिता, एडाप्टिवनेस टू अ गोल, अर्थात अपने जो भी उसका लक्ष्य हो उस लक्ष्य के प्रति वह जागरूक रहे, उसके लक्ष्य के प्रति वह अनुकूलन रहे या संवेदनशील रहे, उसके प्रति उसके अंदर समायोजनशीलता हो, social value and the emergence of originals, and to maintain such activities under conditions that demand concentration of energy and resistance to emotional forces। अर्थात जो भी उसके इमोशनल फोर्सेस हो, जो भी संवेगात्मक दबाव हो, उसके प्रति उसके अंदर प्रतिरोध की क्षमता हो, उसके कंट्रोल करने की क्षमता हो, उसके प्रति रेजिस्टेंस की क्षमता हो, अपने एनर्जी जो है, जो उसकी ऊर्जा है, उस ऊर्जा को कंसंट्रेट करने की क्षमता हो, और उपयुक्त जितने भी गुण हैं इन सभी गुणों से युक्त कार्यों को करने की जो योग्यता है, जो क्षमता है, उस क्षमता या योग्यता को बुद्धि कहा जा सकता है। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से जीडी स्टोडर्ड जी ने भी बुद्धि को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से, बहुत ही व्यापक रूप से परिभाषित करने का प्रयास किया। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, यह तो रही सेकंड डिफिनीशन, पहली रही वेस्लर की जी की और दूसरी रही रॉबिन्सन एंड रॉबिन्सन जी की, दूसरी रही विद्यार्थियों जीडी स्टोडर्ड जी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी परिभाषा है रॉबिन्सन एंड रॉबिन्सन जी का। रॉबिन्सन एंड रॉबिन्सन जी ने 1965 में बुद्धि को परिभाषित करने का प्रयास किया। रॉबिन्सन एंड रॉबिन्सन जी के अनुसार बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के उस संपूर्ण वर्ग से है जो सूझ के द्वारा समस्या समाधान करने, नई परिस्थितियों के साथ अनुकूलन या समायोजन करने, अमूर्त ढंग या अमूर्त रूप से सोचने तथा अनुभवों से लाभ उठाने संबंधी किसी व्यक्ति की क्षमता को इंगित करता है। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, रॉबिन्सन एंड रॉबिन्सन जी ने भी 1965 में बुद्धि को जो है व्यापक रूप से परिभाषित करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि जो बुद्धि है, जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के उस संपूर्ण वर्ग से है। और उस संपूर्ण वर्ग की क्या क्या विशेषताएं हैं? सूझ के द्वारा समस्या समाधान करने, अर्थात सूझ के द्वारा जो है जब हम अपनी समस्या का समाधान कर सके, इंटेलिजेंस के द्वारा जब प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके, उस योग्यता को, साथ ही साथ नई परिस्थितियों के साथ अनुकूलन या समायोजन करने की योग्यता, अर्थात टू अडॉप्ट हिमसेल्फ टू न्यू सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू न्यू सिचुएशन, जो भी नई परिस्थितियां हो उन नई परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति को अपने अंदर, व्यक्ति जो है जब उसके अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर ले, समायोजित कर ले, अनुकूलित कर ले, तो यह भी योग्यता होती है उसके अंदर। साथ ही साथ अमूर्त ढंग या अमूर्त रूप से सोचने तथा अपने अनुभवों से लाभ उठाने संबंधी किसी व्यक्ति की क्षमता को इंगित करता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात हो गई, और साथ ही साथ जो अपने पुराने एक्सपीरियंस हैं, जो अपने अनुभव हैं, उन अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता की भी बात हो रही है। तो इस तरह से प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, रॉबिन्सन एंड रॉबिन्सन जी की परिभाषा को ध्यान से देखा जाए, तीनों ने भी कई क्षमताओं को जोड़ करके एक क्षमता के रूप में बुद्धि को परिभाषित करने का प्रयास किया। इन्होंने कहा कि बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के उस संपूर्ण वर्ग से है। तो संपूर्ण वर्ग से अभिप्राय कि कई वर्ग, कई जो विशेषताएं हैं, कई योग्यताएं या कई क्षमताएं जो हैं, जब उन सभी लोगों को एक साथ कंबाइन कर दिया जाए तो जो वर्ग बनेगा, उस वर्ग से बुद्धि से तात्पर्य है। उस वर्ग में क्या होगा विद्यार्थियों? सूझ के द्वारा समस्या समाधान करना, नई परिस्थितियों के साथ अनुकूलन या समायोजन करना, अमूर्त ढंग से या रूप से सोचना, अनुभवों से लाभ उठाने संबंधी किसी व्यक्ति की क्षमता को बुद्धि इंगित करता है। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, यदि इसी डिफिनीशन को हम लोग इंग्लिश में देखें तो अकॉर्डिंग टू रॉबिन्सन एंड रॉबिन्सन 1965, इंटेलिजेंस रेफर्स to the whole class cognitive behaviors which reflect an individual's capacity to solve problems with insight, to adapt himself to new situations, to think abstractly and to profit from his experiences। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से रॉबिन्सन एंड रॉबिन्सन जी ने इंटेलिजेंस या बुद्धि को होल क्लास के रूप में परिभाषित किया। होल क्लास कॉग्निटिव बिहेवियर्स विच रिफ्लेक्ट, जिसमें कि उस कॉग्निटिव बिहेवियर्स में क्या क्या हो सकता है? पहला है एन इंडिविजुअल्स कैपेसिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स विद इंसाइट, अर्थात अपनी सोच के द्वारा, अपनी इंसाइट के द्वारा समस्याओं को समाधान करना। दूसरा है टू अडॉप्ट हिमसेल्फ टू अ न्यू सिचुएशन, नई परिस्थितियों के साथ अनुकूलन या समायोजन करने की क्षमता। तीसरा है टू थिंक अब्स्ट्रैक्टली, अर्थात अमूर्त चिंतन करने की योग्यता। एंड टू
प्रॉफिट फ्रॉम हिज एक्सपीरियंसेस, जो भी उसके अनुभव हैं, जो भी उसके एक्सपीरियंसेज हैं, उन अनुभवों या एक्सपीरियंसों से सीखने की योग्यता, सीखने की क्षमता या उन अनुभवों से लाभ उठाने की जो योग्यता है, इन सभी योग्यताओं या इन सभी क्षमताओं या इन सभी संज्ञानात्मक व्यवहारों को, कॉग्निटिव बिहेवियर्स को जब जोड़ दिया जाए तो उन सभी लोगों को जोड़ने के बाद जो एक योग्यता बनेगी, उस योग्यता को हम सभी लोग क्या कह सकते हैं? बुद्धि कह सकते हैं। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जितनी भी ये तीनों परिभाषाएं रही प्रिय विद्यार्थियों, वेस्लर जी की, स्टोडर जी की और रॉबिन्सन जी की, इन तीनों परिभाषाओं में क्या किया गया? बुद्धि की जो तीनों क्लास या तीनों वर्ग की परिभाषाएं जो फ्रीमैन जी के द्वारा दी गई थी, उन तीनों वर्ग की परिभाषाओं में जो भी क्वालिटीज थे, जो भी डायमेंशन थे, उन सभी डायमेंशन, उन सभी बीमा या उन सभी दृष्टिकोणों को जोड़ा गया और उन सभी दृष्टिकोणों को जोड़ने के बाद जो एक नई परिभाषा बन रही है, उस परिभाषा को हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव डिफिनीशन कह सकते हैं। तो इस तरह से प्यारे बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, उपर्युक्त सभी परिभाषाओं में बुद्धि को कई तरह की क्षमताओं का योग माना गया है। तो ध्यान दीजिए, इस तरह से जो कॉम्प्रिहेंसिव डिफिनीशन है, कॉम्प्रिहेंसिव डिफिनीशन में क्या कहा जा रहा है कि बुद्धि जो है उसमें कोई एक क्षमता या कोई एक योग्यता नहीं है, बल्कि कई तरह की क्षमताओं का योग है, कई तरह की क्षमताओं का एग्रीगेशन है, समेशन है, उसकी जो है ग्लोबल कैपेसिटी है, कई तरह की क्षमताओं या कई तरह की योग्यताओं का। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से जितनी भी परिभाषाएं रहीं, उन सभी परिभाषाओं का यदि हम लोग एनालिसिस करें, विश्लेषण करें, तो सभी परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर हम बुद्धि के प्रत्येक के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पहुंचेंगे। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, बुद्धि की जितनी भी परिभाषाएं हम लोगों ने अभी तक पढ़ी हैं, उन सभी परिभाषाओं को यदि जो है उसका एनालिसिस किया जाए, उसका विश्लेषण किया जाए, तो हम जो है जो बुद्धि का कंसेप्ट है, जो बुद्धि का संप्रत्यय है, उसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं निकल के आती हैं। चलिए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि बुद्धि विभिन्न क्षमताओं का समुच्चय या संपूर्ण योग होता है। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, जो पहली विशेषता निकल के आ रही वो क्या है कि जो हमारा इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, वो क्या है? विभिन्न क्षमताओं का समुच्चय है, संपूर्ण योग है। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से बुद्धि क्या है? बुद्धि जो है, जो हमारी विभिन्न क्षमताएं हैं, विभिन्न योग्यताएं हैं, सिर्फ किसी एक योग्यता या किसी एक क्षमता को हम बुद्धि नहीं कह सकते हैं, बल्कि बुद्धि जो है विभिन्न क्षमताओं और विभिन्न योग्यताओं का क्या है? एग्रीगेशन है, समुच्चय है। कई योग्यताओं, कई क्षमताओं को जब हम आपस में जोड़ देते हैं और उसके बाद जो एक नई क्षमता या योग्यता बनती है, उसके हम लोग बुद्धि कह सकते हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा तथ्य निकल के आता है वो यह है कि बुद्धि की सहायता से किसी समस्या के समाधान में सूझ का सहारा मिलता है या लिया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो दूसरी विशेषता या दूसरी तथ्य निकल के आ रहा है बुद्धि के बारे में, उसमें कहा जा रहा है कि जो हमारा इंटेलिजेंस है, जो हमारा बुद्धि है, बुद्धि के द्वारा किसी समस्या के समाधान में सूझ का सहारा लिया जाता है। तो बुद्धि या इंटेलिजेंस जो है प्रॉब्लम्स ऑफ सॉल्विंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो हमारा इंसाइट होता है, सूझ होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, उसका सहारा लिया जाता है। अर्थात जो व्यक्ति जितना ही अधिक बुद्धिमान होगा, वह अपने इंसाइट का, अपनी समझ का उतना ही अधिक प्रयोग जो है किसी भी समस्या के समाधान को करने में कर सकता है। तो यह हो गया प्रिय विद्यार्थियों, पहला पॉइंट क्या निकल के आया, पहला बिंदु निकल के आया कि बुद्धि जो है विभिन्न क्षमताओं का संपूर्ण योग है, समुच्चय है, एग्रीगेट है। दूसरा बिंदु निकल के आया कि बुद्धि की सहायता से व्यक्ति किसी भी समस्या को समाधान करने में इंसाइट का, सूझ का सहारा लेता है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा तथ्य निकल के आया वो यह रहा कि बुद्धि के कारण ही व्यक्ति किसी समस्या के समाधान में गत अनुभवों या अनुभूतियों का लाभ ले पाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने डिफाइन करते समय देखा भी था कि बुद्धि के अंतर्गत क्या है कि जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेज हैं, जो पास्ट एक्सपीरियंसेज हैं प्रिय विद्यार्थियों, उन पास्ट एक्सपीरियंसेज या गत अनुभवों का लाभ उठाना, गत अनुभव या पास्ट एक्सपीरियंसेज से सीखना, उसका लाभ उठाना, उसका नई समस्याओं के समाधान में प्रयोग करने की जो योग्यता होती है, वह भी बुद्धि की एक विशेषता होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, बुद्धिमान व्यक्ति वही कहलाएगा
जिसके अंतर्गत जो है क्या हो, समस्याओं को समाधान करने की क्षमता हो और समस्याओं का समाधान वो अपने इनसाइट से कर सके, अंडरस्टैंडिंग से कर सके। साथ ही साथ उसके अंदर जो है ये वह भी योग्यता हो कि जो उसके गत अनुभव रहे हैं, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उन पास्ट एक्सपीरियंसेस या गत अनुभवों से वह लाभ उठा सके, उससे कुछ सीखे और नई समस्याओं को समाधान करने में उसका प्रयोग करे। चलो दोस्तों, अगली जो विशेषता हो सकती है बुद्धि की, जो अगला तथ्य है वह यह है कि बुद्धि के द्वारा ही व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं या पर्पसफुल एक्टिविटीज करता है। जो व्यक्ति जितना ही अधिक उद्देश्यपूर्ण एवं सार्थक क्रियाएं करता है, उस व्यक्ति को उतना ही अधिक बुद्धिमान कहा जाता है। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से कहा जा रहा है कि जो इंटेलिजेंस है या बुद्धि है, इसी बुद्धि के द्वारा कोई भी व्यक्ति जो है पर्पसफुल एक्टिविटीज या जो है उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता है। और जो व्यक्ति जितना ही अधिक पर्पसफुल एक्टिविटीज, सार्थक क्रियाएं या उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता है, उस व्यक्ति को हम उतना ही अधिक क्या कहेंगे, उस व्यक्ति को हम सभी लोग उतना ही अधिक बुद्धिमान कहेंगे। अर्थात वह व्यक्ति उतना ही अधिक बुद्धिमान है जो है जितना ही अधिक उद्देश्यपूर्ण और सार्थक क्रियाओं को करता है। जब कोई व्यक्ति पर्पसफुल एक्टिविटीज और सार्थक क्रियाओं या उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं को जितना ही अधिक करेगा, उस व्यक्ति को उतना ही अधिक बुद्धिमान कहा जा सकता है। चलो दोस्तों, इसकी जो अगली विशेषता है, अगला तथ्य वह यह है कि बुद्धि प्रत्येक व्यक्ति को उसके वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन या इफेक्टिव एडजस्टमेंट या अनुकूलन करने में सहायता प्रदान करता है। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से बुद्धि क्या है, बुद्धि के कारण ही कोई भी व्यक्ति जो है, जो भी वातावरण होता है, जैसी भी कंडीशन होती है, जैसी भी सिचुएशन होती है, जैसी भी एनवायरनमेंट होता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह उसके साथ जो है प्रभावकारी ढंग से समायोजन कर लेता है, प्रभावकारी ढंग से उसके साथ एडजस्टमेंट कर लेता है। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, बुद्धि प्रत्येक व्यक्ति को उसका जो भी कंडीशन है, जो भी वातावरण है, सिचुएशन है, उसके साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन या इफेक्टिव एडजस्टमेंट या इफेक्टिव एडाप्टेशन करने में सहायता प्रदान करता है। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम बुद्धिमान उस व्यक्ति को कहते हैं जो व्यक्ति जो है अपने बदलती हुई परिस्थितियों, जो भी उसकी स्थिति रही, परिस्थिति रही, जो भी पर्यावरण रहे, जो भी जैसा भी वातावरण रहे, उस वातावरण के साथ वह एडाप्टेशन कर ले, एडजस्टमेंट कर ले, और जो जितना ही इफेक्टिव तरीके से एडजस्टमेंट कर पाता है, जितना ही अधिक प्रभावकारी तरीके से समायोजन अपनी परिस्थितियों, अपने वातावरण के साथ कर पाता है, उस व्यक्ति को उतना ही अधिक बुद्धिमान कहा जाता है। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला जो तथ्य निकल के आ रहा है वह यह है कि बुद्धि से प्रत्येक व्यक्ति को विवेकशील चिंतन तथा अमूर्त चिंतन करने में सहायता मिलती है। अर्थात प्रिय विद्यार्थियों, जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या रेशनल थिंकिंग की बात हो रही है, तो रेशनल थिंकिंग या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है हम बुद्धि के द्वारा ही करते हैं। जो व्यक्ति जितना ही अधिक इंटेलिजेंट होता है, वह उतना ही अधिक विवेकशील चिंतन और अमूर्त चिंतन कर पाता है। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, अमूर्त चिंतन और विवेकशील चिंतन करने में बुद्धि के द्वारा सहायता मिलती है। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि जो व्यक्ति जितना ही अधिक रेशनल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर ले, उस व्यक्ति को हम उतना ही अधिक बुद्धिमान कह सकते हैं। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला जो तथ्य है, अगली जो विशेषता है वह यह है कि बुद्धिमान व्यक्तियों के कार्यों में मौलिकता होती है, क्योंकि वे प्रत्येक जटिल एवं कठिन कार्य को समझकर करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे साथियों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आ रहा है, वह क्या है? ओरिजिनलिटी इन द वर्क या मौलिकता। तो प्रिय विद्यार्थियों, मौलिकता या ओरिजिनलिटी जो होती है वह बुद्धिमान व्यक्तियों के कार्यों में होती है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जो इंटेलिजेंट पर्सन होता है, उसका जो भी कार्य होता है उसमें वो ओरिजिनलिटी होती है। वह किसी का कॉपी नहीं करता है, बल्कि उसका जो विधि होता है, उसका जो तरीका होता है, वह कार्य करने का तरीका उसका अपना मौलिक होता है, ओरिजिनल होता है। क्योंकि वह प्रिय विद्यार्थियों, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वह जो चाहे जो भी परिस्थितियां आए, चाहे जैसे भी जटिल और कठिन कार्य आए, उन जटिल और कठिन कार्यों को समझ करके वह अपने हिसाब से करता है। और जब कोई व्यक्ति जो है कार्यों को
समझ बूझ करके उसको अपने हिसाब से अपनी विधि से करेगा तो वहां पर अपने आप ही ओरिजिनलिटी होगी, मौलिकता होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम लोग यह भी कर सकते हैं कि जो व्यक्ति जितना ही अधिक मौलिक तरीके से अपने कार्यों को करता है, जितना ही अधिक ओरिजिनल विधि या ओरिजिनल मेथड से अपने कार्यों को करता है, चाहे वह जटिल या कठिन कार्य, जितना भी जटिल या कठिन कार्य हो, उन जटिल और कठिन कार्यों को जब वह अपनी समझबूझ के साथ, इंसाइट के साथ और मौलिक विधि से, ओरिजिनल विधि से कार्य करता है, तो उस व्यक्ति को हम उतना ही अधिक बुद्धिमान कहते हैं। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो बुद्धि है, जो इंटेलिजेंस है, उस इंटेलिजेंस या बुद्धि को हम किसी एक योग्यता या किसी एक क्षमता के द्वारा परिभाषित नहीं कर सकते हैं। बुद्धि को परिभाषित करने के लिए उसमें हमें कई क्षमताओं को, कई योग्यताओं को, कई फैक्टर को, कई कारक को एक साथ जोड़ना पड़ेगा। तो दूसरे शब्दों में हम लोग यह भी कर सकते हैं प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, कि जो बुद्धि का स्वरूप है, जो बुद्धि का नेचर है, वह किसी एक क्षमता या किसी एक योग्यता के आधार पर उसको हम नहीं समझ सकते हैं, बल्कि बुद्धि को अनेक क्षमताओं या अनेक योग्यताओं के आधार पर समझना पड़ेगा। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से उपर्युक्त बिंदुओं से यह स्पष्ट है कि बुद्धि का स्वरूप या नेचर ऑफ इंटेलिजेंस जो है कुछ ऐसा होता है जिसे किसी एक कारक या फैक्टर अथवा एक क्षमता या अथवा एक योग्यता के आधार पर नहीं समझा जा सकता है। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, बुद्धि को किसी एक फैक्टर, किसी एक कैपेसिटी या किसी एक एबिलिटी के द्वारा यदि हम समझने का प्रयास करें तो हम बुद्धि को या इंटेलिजेंस के नेचर को, उसके स्वरूप को हम नहीं समझ सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, नेचर, इंटेलिजेंस के नेचर, इंटेलिजेंस के स्वरूप को समझने के लिए, बुद्धि को स्वरूप को समझने के लिए हमें जो है बुद्धि के कई योग्यताओं, कई क्षमताओं या कई कारकों के रूप में उसको समझने का प्रयास करना पड़ेगा। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि बुद्धि में भिन्न भिन्न प्रकार की क्षमताएं होती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इससे स्पष्ट होता है कि जो इंटेलिजेंस है, जो बुद्धि होता है, बुद्धि में भिन्न भिन्न प्रकार की क्षमताएं होती हैं और इन क्षमताओं की संख्या भी अनेकों हो सकती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, इस तरह से यह स्पष्ट होता है कि जो इंटेलिजेंस है, जो बुद्धि है, बुद्धि में कोई एक क्षमता नहीं होती है, कोई एक कारक नहीं होता है, बल्कि बुद्धि के अंदर जो है अनेक क्षमताएं होती हैं, अनेक योग्यताएं होती हैं, अनेक कारक होते हैं। और जो हमारा यह बिंदु निकल के आ रहा है कि बिंदु में अनेक क्षमताएं होती हैं, इसको जो है मनोवैज्ञानिकों ने भी इसी के आधार पर इसको सिद्ध किया है, इसको प्रमाणित किया है। जैसे कि थर्स्टन साहब ने 1938 में कहा कि बुद्धि की कुल 7 क्षमताएं होती हैं। तो थर्स्टन ने बुद्धि की कुल 7 क्षमताओं का वर्णन किया, जिससे उन्होंने प्रधान मानसिक क्षमताएं कही हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से यह भी स्पष्ट होता है थर्स्टन जी के द्वारा कि बुद्धि के अंतर्गत कोई एक क्षमता नहीं होती है, बल्कि बुद्धि में अनेक क्षमताएं, अनेक योग्यताएं या अनेक कारक होते हैं। थर्स्टन जी ने 1938 में बुद्धि की 7 क्षमताओं का वर्णन किया और उन्होंने इन सभी क्षमताओं को प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज या उसको उन्होंने प्रधान मानसिक क्षमताएं कहा। इसी तरह प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, जेपी गिलफोर्ड साहब ने बुद्धि की कुल 180 क्षमताओं या 180 एबिलिटीज के बारे में वर्णन किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब जेपी गिलफोर्ड साहब ने 180 क्षमताओं या 180 एबिलिटीज का वर्णन किया, तो इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे यह स्पष्ट होता है कि जो हमारा इंटेलिजेंस है, जो हमारा बुद्धि है, बुद्धि में कोई एक योग्यता या कोई एक क्षमता नहीं होती है, बल्कि बुद्धि जो है अनेक क्षमताओं, अनेक योग्यताओं, अनेक कारकों का योग है, समुच्चय है, एग्रीगेट है। तो इस प्रकार से प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, हम लोगों ने बुद्धि के नेचर को, बुद्धि के स्वरूप को समझने का प्रयास किया। और जितनी भी परिभाषा रही प्रिय विद्यार्थियों, दंडपाणि जी के अनुसार बुद्धि की सभी परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित गुण प्रमुखता से स्पष्ट होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, दंडपाणि जी ने सभी परिभाषाओं का ऑब्जर्वेशन करके, उसका एनालिसिस करके, विश्लेषण करके बुद्धि की कुछ प्रमुख विशेषताओं, कुछ प्रमुख गुणों के बारे में उन्होंने बताया। वे कौन कौन से गुण हो सकते हैं, कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हो सकती हैं बुद्धि की, जिसके बारे में दंडपाणि जी ने कहा, उसके बारे में हम लोग जल्दी से देख लेते हैं प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों। तो उन्होंने जो पहली विशेषता बताई बुद्धि की, जो पहला गुण बताया, वो बताया एडॉप्टेशन टू नोवेल सिचुएशन। अर्थात जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह क्या है, वो नई परिस्थितियों के साथ उसके अंदर अनुकूलन की क्षमता होती है।
तो एडाप्टेशन टू नोवेल सिचुएशन या नई परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने की क्षमता, अनुकूलन करने की योग्यता जो है बुद्धि की या इंटेलिजेंस की एक गुण है, एक विशेषता है। अगली विशेषता या अगला गुण है अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या अमूर्त चिंतन, अर्थात जो व्यक्ति जितना अधिक अमूर्त चिंतन कर ले वह व्यक्ति उतना ही अधिक बुद्धिमान है। जितने भी प्रिय विद्यार्थियों, जितने भी यहाँ पर बिंदु या जितने भी गुण या जितने विशेषताएं बताई जा रही हैं, सभी विशेषताओं का समुच्चय होता है बुद्धि। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दंड पाणिनि जी ने पहला क्या बताया, एडॉप्टेशन टू नोवेल सिचुएशन या नई परिस्थितियों के साथ अनुकूलन। दूसरा उन्होंने बताया अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या अमूर्त चिंतन। तीसरी विशेषता या तीसरा गुण उन्होंने बताया पर्पसफुल बिहेवियर या उद्देश्यपूर्ण व्यवहार, अर्थात जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह पर्पसफुल बिहेवियर करता है, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार करता है। जिसका जो भी व्यवहार होता है उसका व्यवहार जो है उसके उद्देश्य की या ऑब्जेक्टिव एम्स के अकॉर्डिंग ही होता है। चलो दोस्तों, इन्होंने जो अगली विशेषता बताई, जो अगला गुण बताया बुद्धि का, इंटेलिजेंस का, वो बताया उन्होंने इफिशियंसी ऑफ परफॉर्मेंस, अर्थात निष्पादन की क्षमता। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा उसके अंदर जो है इफिशियंसी ऑफ परफॉर्मेंस होगा, निष्पादन की क्षमता होगी। और अंत में उन्होंने जो पांचवी विशेषता बताई, पांचवा गुण बताया एबिलिटी टू रिटेन एंड रिट्राइव पास्ट नॉलेज, अर्थात जो व्यक्ति जो है व्यक्ति के अंदर पूर्व ज्ञान को धारण तथा पुनः स्मरण करने की योग्यता होती है। एबिलिटी टू रिटेन एंड रिट्राइव पास्ट नॉलेज, पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभव जो होते हैं उससे सीखने की क्षमता या पूर्व ज्ञान को धारण करने की, उसको रिटेन करने की क्षमता और साथ ही साथ पुनः स्मरण या रिट्राइव करने की क्षमता जो है बुद्धिमान व्यक्ति के अंतर्गत होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि दंड पाणिनि जी ने 5 प्रमुख गुण या 5 प्रमुख विशेषताएं बुद्धि की बताई, विभिन्न परिभाषाओं का एनालिसिस करके, विश्लेषण करके। पहली परिभाषा उन्होंने, पहला गुण उन्होंने बताया एडॉप्टेशन टू नोवेल सिचुएशन या नई परिस्थितियों के साथ अनुकूलन। दूसरा उन्होंने बताया अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तीसरा बताया पर्पसफुल बिहेवियर। चौथा बताया इफिशियंसी ऑफ परफॉर्मेंस। और पांचवा उन्होंने बताया एबिलिटी टू रिटेन एंड रिट्राइव पास्ट नॉलेज। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, ये तरह दंड पाणिनि जी का जो है विश्लेषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्णन जी के अनुसार बुद्धि का संप्रत्यय क्या होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से हम लोग जो है कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू वर्णन, तो वर्णन जी के अनुसार बुद्धि का संप्रत्यय क्या है इसको जल्दी से देख लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पी वर्णन 1969, वर्णन जी ने या पी वर्णन 1969 जी ने बुद्धि के संप्रत्यय के 3 अर्थ बताए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो बुद्धि का कंसेप्ट है, जो बुद्धि का संप्रत्यय है, वर्णन जी के अनुसार इसके 3 मीनिंग है, 3 अर्थ हैं। वो कौन कौन से अर्थ हैं प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज इंटेलिजेंस एज ए जेनेटिक कैपेसिटी या जननिक क्षमता के रूप में बुद्धि। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, इनकी जो पहली विशेषता क्या है वो है इंटेलिजेंस एज अ जेनेटिक कैपेसिटी, अर्थात जो है इन्होंने, वर्णन साहब ने बुद्धि को पूर्णतः वंशागत बताया है। इनके अनुसार बुद्धि पूर्णतः वंशागत होता है, अर्थात बुद्ध व्यक्ति का एक अनुवांशिक गुण है, अर्थात यह जीनोटिपिक प्रकार है। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, यदि हम लोग जो है कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू पी वर्णन या फिलिप वर्णन जी के अनुसार देखें, तो पी वर्णन जी के अनुसार जो इन्होंने पहला अर्थ बताया वो बताया इंटेलिजेंस एज ए जेनेटिक कैपेसिटी या जनिक क्षमता के रूप में बुद्धि। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस, वो क्या है, इनहेरिटेड है, वंशागत है, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स है, अर्थात बुद्ध व्यक्ति का एक अनुवांशिक गुण है। तो इनके अनुसार हम यह कह सकते हैं कि जिनके पेरेंट्स, जिनके माता पिता बुद्धिमान होंगे उनके बच्चे भी बुद्धिमान होंगे। और इनका जो यह कंसेप्ट रहा वह, इस कंसेप्ट को हम लोग जीनोटिपिक कंसेप्ट कहते हैं, बुद्धि का जीनोटिपिक टाइप या जीनोटिपिक प्रकार कहते हैं, जिसके अनुसार जो बुद्धि है, जो इंटेलिजेंस है, वह क्या है, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स है, इनहेरिटेड कैरेक्टर्स है, यह वंशागत गुण है और यह एक अनुवांशिक गुण है। तो दोस्तों, यह तो इनका रहा पहला कंसेप्ट है, पहला मीनिंग। और इस जो वर्णन जी की जो पहली कंसेप्ट थी, जो पहला अर्थ रहा प्रिय विद्यार्थियों, इंटेलिजेंस एज ए जेनेटिक कैपेसिटी, इस इंटेलिजेंस एज ए जेनेटिक कैपेसिटी को हेब साहब ने इसे इंटेलिजेंस ए या बुद्धि ए की संज्ञा दी। तो प्रिय विद्यार्थियों, हेब जी ने जो है इंटेलिजेंस
एज ए जेनेटिक कैपेसिटी या जननिक क्षमता की बुद्धि के रूप में इसको इन्होंने इंटेलिजेंस ए या बुद्धि ए की संज्ञा दी। इसको हेब साहब ने बुद्धि ए या इंटेलिजेंस ए का नाम दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वर्णन जी के अनुसार जो बुद्ध के संप्रदाय का जो दूसरा अर्थ है वह यह है कि इंटेलिजेंस एज एन ऑब्जर्व्ड बिहेवियर, अर्थात प्रक्षेपित व्यवहार के रूप में बुद्धि, प्रक्षेपित या प्रेक्षित व्यवहार के रूप में बुद्धि, प्रेक्षित व्यवहार के रूप में बुद्धि या इंटेलिजेंस एज एन ऑब्जर्व्ड बिहेवियर, ऑब्जर्व अर्थात ऑब्जर्वेशन अवलोकन के रूप में बुद्धि, इनकी जो दूसरी मीनिंग रही प्रिय विद्यार्थियों। इसके अनुसार बुद्धि व्यक्ति के जीन्स एवं वातावरण की अंतः क्रिया का परिणाम होता है। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, पहला उन्होंने क्या कहा, पहले गुण में, पहली विशेषता में, पहले मीनिंग में उन्होंने कहा कि जो बुद्धि है वह क्या है, पूर्णतः वंशागत है या इनहेरिटेड है। दूसरा इन्होंने कहा प्रेक्षित व्यवहार के रूप में बुद्धि या इंटेलिजेंस एज एन ऑब्जर्व्ड बिहेवियर, और इसमें इन्होंने कहा कि जो बुद्धि है व्यक्ति के जीन्स एवं वातावरण के इंटरेक्शन का परिणाम है। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, जो जेनेटिक कैरेक्टर है और जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, इन दोनों के इंटरेक्शन का परिणाम इंटेलिजेंस होता है। तो इसके अनुसार जीन्स के साथ साथ जो एनवायरनमेंट है, जो पर्यावरण है, जो वातावरण है बालक का, वह भी महत्वपूर्ण है कि बालक कितना अधिक बुद्धिमान होगा। तो इस परिभाषा, इस कंसेप्ट के अनुसार प्रिय विद्यार्थियों, जिस सीमा तक व्यक्ति बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से व्यवहार करता है उस सीमा तक उसे बुद्धिमान समझा जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर बात हो रही है ऑब्जर्वेशन की, प्रेक्षण की, प्रेक्षित व्यवहार के रूप में। तो इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो है जिस सीमा तक क्या करता है, बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से व्यवहार करता है, उस व्यक्ति को हम उतना ही अधिक बुद्धिमान कहेंगे। और बुद्धि का जो यह अर्थ क्या है विद्यार्थियों, इस अर्थ को हम लोग फिनोटिपिक प्रारूप कहते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो जीनोटिपिक प्रारूप होता है वो क्या होता है, वो जीन से संबंधित होता है। जो फिनोटिपिक प्रारूप होता है वह व्यवहार से संबंधित होता है। फिनोटिपिक प्रारूप से अभिप्राय है कि जो स्पष्ट हो, जो दिखाई दे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से इंटेलिजेंस एज एन ऑब्जर्व बिहेवियर, इसके अंतर्गत उन्होंने कहा वर्णन साहब ने कि जो बुद्धि है वह क्या है, व्यक्ति के जीन्स एवं वातावरण की इंटरेक्शन या अंतः क्रिया का परिणाम है। जो व्यक्ति जितना अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से कार्य करेगा, व्यवहार करेगा, उसे हम उतना ही अधिक बुद्धिमान कहेंगे। और जो बुद्धि का यह अर्थ है वो क्या है, एक फिनोटिपिक प्रारूप है या फिनोटिपिक अर्थ है। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस प्रकार की जो बुद्धि है, इस प्रकार की बुद्धि को हेब साहब ने इंटेलिजेंस बी कहा है। तो प्यारे भाई बहनों, ये क्या है, हेब जी के अनुसार इंटेलिजेंस बी है। हेब ने इसे इंटेलिजेंस बी या बुद्धि बी की संज्ञा दी है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा इनका प्रकार है, जो तीसरा कंसेप्ट या तीसरा मीनिंग है वर्णन जी का, उसके अनुसार परीक्षण प्राप्तांकों के रूप में बुद्धि, इंटेलिजेंस एज ए टेस्ट स्कोर। तो इसमें प्रिय विद्यार्थियों यह क्या है, बुद्धि की एक क्रियात्मक परिभाषा या ऑपरेशनल डिफिनीशन है। बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है, और इसको इन्होंने हेब साहब ने इंटेलिजेंस सी या बुद्धि सी कहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो तीसरा इनका जो मीनिंग रहा बुद्धि का वर्णन साहब का, इसके अनुसार उन्होंने कहा कि बुद्धि क्या है, परीक्षण प्राप्तांक के रूप में बुद्धि या इंटेलिजेंस एज ए टेस्ट। तो प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पे परीक्षण प्राप्तांक से अभिप्राय क्या है कि जो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, जो बुद्धि के परीक्षण होते हैं, बुद्धि के परीक्षण के द्वारा जिन गुणों का मापन किया जाता है उसी गुण को हम सभी लोग क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। और इस प्रकार की बुद्धि को हेब साहब ने इंटेलिजेंस सी या बुद्धि सी की संज्ञा दी है। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, इंटेलिजेंस एज ए टेस्ट स्कोर क्या हो गया, बुद्धि सी हो गया। परीक्षण प्राप्तांक के रूप में बुद्धि या इंटेलिजेंस सी है, जिसके अनुसार बुद्धि वही है जिसको बुद्धि परीक्षण मापता है, या बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण के द्वारा मापा जाता है, जो बुद्धि परीक्षण मापता है। प्रिय विद्यार्थियों, अब यहाँ पे जो बात आई, हेब जी ने इंटेलिजेंस ए, इंटेलिजेंस बी, इंटेलिजेंस सी, अर्थात बुद्धि ए, बुद्धि बी और बुद्धि सी तीन प्रकार में विभाजित किया। इस तीन प्रकार की बुद्धि के संबंध में सैटलर साहब ने कहा कि सैटलर साहब के अनुसार बुद्धि ए, बी तथा सी में बुद्धि सी के साथ कई तरह की समस्याएं संबंधित होती हैं। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, सैटलर साहब ने कहा कि जो बुद्धि सी है, बुद्धि सी क्या है प्रिय विद्यार्थियों,
वर्णन जी के अनुसार परीक्षण प्राप्तांक के रूप में बुद्धि या इंटेलिजेंस एज ए टेस्ट स्कोर, अर्थात जब हम कोई परीक्षण करते हैं और उस परीक्षण का जो प्राप्तांक होता है, जो स्कोर होता है, अर्थात जो परीक्षा का परिणाम होता है, उस परिणाम के आधार पर हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति बुद्धिमान है, अधिक बुद्धिमान है या कम बुद्धिमान है। तो प्रिय विद्यार्थियों, सेटलर साहब ने कहा कि जो बुद्धि का जो तीसरा प्रकार है, जो बुद्ध सी है, इंटेलिजेंस सी है, इसके साथ कई तरह की समस्याएं होती हैं। वे क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं प्रिय विद्यार्थियों? बहुत से ऐसे कारक होते हैं जो परीक्षार्थी के परीक्षण निष्पादन को कम कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसके बारे में आप सभी लोग मापन और मूल्यांकन में भी पढ़ चुके हैं कि ढेर सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से परीक्षार्थी का परीक्षण निष्पादन या टेस्ट परफॉर्मेंस कम हो जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके बारे में आप सभी लोगों ने मापन और मूल्यांकन में पढ़ा है कि जैसे जो टेस्ट टेकिंग सिचुएशन हुआ, जो परीक्षा के समय की जो परिस्थिति रही, या परीक्षा के समय छात्र का जो मूड रहा, छात्र का जो स्वास्थ्य रहा, या परीक्षा की कॉपी को चेक करते समय जो वो होता है, जो एग्जामिनर होता है प्रिय विद्यार्थियों, वो जो है उसका पूर्वाग्रह क्या है, परीक्षक का पूर्वाग्रह क्या है, या जो क्वेश्चन पेपर है, प्रश्न पत्र है, उसकी लैंग्वेज कैसी है, या प्रश्न पत्र में जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं वो कैसा है, इंस्ट्रक्शन स्पष्ट है, उसको परीक्षार्थी समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, या परीक्षा लेते समय जो परीक्षा का पर्यावरण है, उसकी जो भौतिक कंडीशंस वो कैसी है। इन सभी चीज़ों का प्रभाव जो है छात्र के परीक्षण निष्पादन या टेस्ट परफॉर्मेंस पर पड़ता है, और जिसकी वजह से जो इंटेलिजेंसी है इसके साथ कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, बहुत से ऐसे कारक होते हैं प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, जिसकी वजह से परीक्षार्थी का परीक्षण निष्पादन या टेस्ट परफॉर्मेंस प्रभावित हो जाता है। जैसे परीक्षार्थी में अभिप्रेरणा की कमी, किसी भी वजह से, अपनी स्वास्थ्य की वजह से या किसी भी प्रकार से वह परीक्षा के प्रति मोटिवेटेड ना हो परीक्षार्थी, या परीक्षण के स्वरूप से अनभिज्ञ होना, जो हमारा परीक्षण है उस स्वरूप से छात्र अनभिज्ञ है, अर्थात परीक्षण में या टेस्ट में क्या करना है, कैसे करना है प्रिय विद्यार्थियों, उस स्वरूप से जो है छात्र यदि अनभिज्ञ होगा तो भी जो है उसका परिणाम जो है प्रभावित होगा, या जो हमारा टूल्स है, जो परीक्षण है, उसके निर्देशों में अस्पष्टता है, जो हमारा परीक्षक है उसके अंदर कोई प्रेजुडिस है, कुछ किसी न किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित है परीक्षक, या फिर जो टेस्ट टेकिंग सिचुएशन है जहां पे परीक्षा लिया जा रहा है उसका जो भौतिक पर्यावरण है, ढेर सारे ऐसे कारक हैं, ढेर सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से प्रिय विद्यार्थियों छात्रों का परीक्षण निष्पादन या टेस्ट परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, जब परीक्षार्थी के परीक्षण निष्पादन में विभिन्न कारणों से कमी आ जाती है तो उसे भी बुद्धि सी के अर्थ के अनुसार कम बुद्धि का समझा जाता है। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग जान रहे हैं कि कई कारणों से, विभिन्न कारणों से परीक्षार्थी का जो निष्पादन है, परफॉर्मेंस है, उसमें कमी आई, लेकिन चूंकि परफॉर्मेंस कम आया, उसका नंबर है, उसका प्राप्तांक कम आया, तो उसे हम कम बुद्धि वाला कहते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि कई कारणों की होने की वजह से जो है छात्र का निष्पादन या परफॉर्मेंस कम आता है, और कोई एक ऐसी परिस्थिति हो जब उपयुक्त कारण न हो, उपयुक्त कारणों का अभाव हो, उपयुक्त कारणों के न होने पर परीक्षार्थी का निष्पादन या परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो इंटेलिजेंस सी रहा, इंटेलिजेंस सी जो है, बुद्ध सी जो है, उसके जो है कई प्रकार की समस्याएं हैं। उसमें क्या है कि कई फैक्टर्स, कई कारकों की वजह से यह छात्र का परफॉर्मेंस कम रहता है, उसका अंक कम या प्राप्तांक कम होता है, उसे हम कम बुद्धि का कह देते हैं, जबकि वास्तव में वह छात्र जो है कम बुद्धि का नहीं होता है। यदि जिन फैक्टर्स, जिन कारकों की वजह से छात्र का परफॉर्मेंस प्रभावित हुआ है, उन फैक्टर्स को हटा दिया जाता तो छात्र का परफॉर्मेंस और भी अच्छा हो सकता था, छात्र का निष्पादन और भी अच्छा हो सकता था। तो उस समय, उस परिस्थिति में हम उसको अधिक बुद्धिमान कहते। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, इस तरह से जो बुद्धि सी है यह जो है प्रभावित होती है, इसके साथ कई प्रकार की समस्याएं
होती हैं। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से आज की कक्षा में हम सभी लोगों ने बुद्धि की जो व्यापक परिभाषा है, जो कॉम्प्रिहेंसिव डिफिनीशन है, उसको समझने का प्रयास किया, उसको देखने का प्रयास किया। और सबसे पहले हम सभी लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव डिफिनीशन ऑफ इंटेलिजेंस में वेसलर जी की परिभाषा को देखा, वेसलर जी की परिभाषा का अध्ययन किया। उसके बाद हम सभी लोगों ने स्टोर्डर जी की डिफिनीशन, जो स्टोर्डर जी की परिभाषा थी, उसको देखने का प्रयास किया। और तीसरी परिभाषा जो बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा थी, दैट इज अकॉर्डिंग टू रॉबिन्सन एंड रॉबिन्सन। उसके उपरांत हम सभी लोगों ने रॉबिन्सन एंड रॉबिन्सन जी की परिभाषा के बारे में चर्चा किया। और उसके उपरांत प्रिय विद्यार्थियों, निष्कर्ष के रूप में इन सभी परिभाषाओं का क्या निष्कर्ष रहा, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। और निष्कर्ष को चर्चा करने के उपरांत हम लोगों ने देखा कि जो बुद्धि है, बुद्धि में कोई एक क्षमता या कोई एक योग्यता या कोई एक फैक्टर नहीं हो सकता, बल्कि बुद्धि जो है, बुद्धि में अनेक क्षमताएं, अनेक फैक्टर्स, अनेक योग्यताओं का बुद्धि समुच्चय होता है। और उसके बाद हम लोगों ने प्रिय विद्यार्थियों, दंडपाणि जी ने जो विभिन्न परिभाषाओं के एनालिसिस करके बुद्धि की प्रमुख गुणों के बारे में चर्चा की, प्रमुख गुणों को बताया, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। उसमें हम लोगों ने 5 प्रमुख गुणों के बारे में चर्चा किया। वो था एडाप्टेशन टू नोवेल सिचुएशन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, पर्पसिव बिहेवियर, एफिशिएंसी ऑफ परफॉर्मेंस, और अंत में था 5वां एबिलिटी टू रिटेन एंड रिट्राइव पास्ट नॉलेज। और उसके उपरांत प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, हम सभी लोगों ने वर्णन के अनुसार बुद्धि का संप्रत्यय, कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू वर्णन क्या है, उसके बारे में देखा। और उसमें हम लोगों ने पहला जो पहला उसका अर्थ रहा प्रिय विद्यार्थियों, जो पहला कंसेप्ट रहा, दैट इज इंटेलिजेंस एज ए जेनेटिक कैपेसिटी, या जननिक क्षमता के रूप में बुद्धि, उसके बारे में चर्चा किया। और उसके उपरांत जो सेकंड वन, प्रेक्षित व्यवहार के रूप में बुद्धि या इंटेलिजेंस एज एन ऑब्जर्व्ड बिहेवियर, इसके बारे में चर्चा किया। और तीसरा जो है परीक्षण प्राप्तांक के रूप में बुद्धि या इंटेलिजेंस एज ए टेस्ट स्कोर, इसके बारे में चर्चा किया। और हम लोगों ने देखा कि जो वर्णन जी का जो कंसेप्ट रहा, उसमें कंसेप्ट, जो पहला कंसेप्ट रहा, उसको हेब जी ने बुद्धि ए या इंटेलिजेंस ए, दूसरे कंसेप्ट को इंटेलिजेंस बी, और तीसरा कंसेप्ट जो परीक्षण प्राप्तांक के रूप में बुद्धि रहा, उसको हेब जी ने बुद्धि सी या इंटेलिजेंस सी कहा। और अंत में हम लोगों ने देखा कि जो इंटेलिजेंस सी या बुद्धि सी है, इसके साथ कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, जिसकी वजह से जो छात्र है, जो परीक्षार्थी है, उसका जो है निष्पादन, परीक्षण निष्पादन या टेस्ट परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकता है। इसलिए जो सी है, जो इंटेलिजेंस सी है, यह जो है कई कारणों से प्रभावित होती है, इसके साथ कुछ समस्याएं लगी हुई होती हैं। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस प्रकार से आज हम सभी लोगों ने बुद्धि का जो नेचर है, जो कंसेप्ट है या डिफिनीशंस जो है, उन सभी के बारे में बहुत ही व्यापक रूप से हम लोगों ने बहुत ही विस्तृत रूप से चर्चा किया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्किल के साथ, अपने शुभचिंतकों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें, उनका भी स्टडी, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप इस वीडियो पे कमेंट करिए। कमेंट्स के द्वारा जो भी आपके महत्वपूर्ण सुझाव हैं, जो भी या कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो उसको आप हम तक पहुंचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव आएंगे, उन पर अनुपालन करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार जो भी आपके कोर्स से रिलेटेड वीडियोज चैनल पर पड़े हुए हैं, उसको आप प्ले लिस्ट में जाकर के अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार उसको आसानी से देख पाएं और अपने अध्ययन कार्य को आगे बढ़ा पाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों, सब्सक्राइब के बगल में देखिए एक बेल का आइकन बना है, घंटी का आकार बना है, यदि वह लाल है, रेड है, तो उसको प्रेस कर दीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ विकल्प आएंगे, उन विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोस आएंगे, उसकी सूचना, उसकी इंफॉर्मेशंस, उसके नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल जाएंगे। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।